अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक खसूसी तौर पर एक खसूसी नशिस्त है। मेरी पाकिस्तान से आए हुए नहायत काबिल एहतराम मेंबर कौमी असम्बली NA 168 चिश्तियाँ से मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, और मैं उससे ज़्यादा मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। और इसके साथ इनका जो मैं अपने तौर पर इनका एक ख़ास तारुफ समझता हूँ वो ये है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की हर मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। तो इस हवाले से किसी भी पार्टी के पास ऐसे लोग होना जो पार्टी के मुश्किल वक्त में भी उनके साथ रहें, मैं समझता हूँ ये पार्टी का असासा होता है। बहुत शुक्रिया बाजा साहब आपके आने का और आपका वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा चाहूँगा कि काम की बात से ही बात शुरू करें। सर, सब बंदे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? क्या मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, या नहीं? हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो आपने सवाल किया है इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान जाएंगे और ये इंशाअल्लाह इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे इंशाअल्लाह। तो जो आप पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जिस सिलसिले में वो आए थे, अभी तक पहले कोरोना चलता रहा, उनका ऑपरेशन ना हो सका, और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जैसे ही उनका एक प्रोसीजर मेडिसिन का कंप्लीट हो जाएगा, उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी और फिर फौर वापस जाएंगे। मैं समझता हूँ ना सिर्फ आप यूरोप के लोग, UK के लोग और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, पूरे 22 करोड़ आवाम जो मियाँ साहब की राह देख रही है, इंशाल्लाह मियाँ साहब बहुत जल्द वापस जाएंगे। क्योंकि बाजा साहब एक बड़ा एक तासुर सा है कि जी मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बड़ा वोटर बैंक है, या जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो सारा कंट्रोल, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो बहरहाल नवाज शरीफ साहब के आने से एक ख़ास सतह पर चली जाएगी। तो इस हवाले से बार बार जिक्र किया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब के आने से एकदम से जो मुस्लिम लीग नून है उसको बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट मिलेगी। क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर नवाज शहबाज शरीफ साहब और जो हमजा शहबाज हैं या मरियम नवाज साहब हैं, क्या वो इनफ नहीं कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जी जिस पिछले 4 सालों में जिस तरह मियाँ हमजा शहबाज साहब के ऊपर मुकदमात बनाए गए, वो 2.5 महीने तकरीबन जेल में रहे, तो वो उनको मौका ही नहीं मिल सका कि वो बाहर निकल कर पब्लिक में जा सके और कैंपेन कर सकें। और जिस तरीके से फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर मुकदमात बनाए गए, और वो देखिए कितनी देर 3 दफ़ा वो जेल में गए और कुछ अर्सा फिर वो UK में आके रहे, तो इस तरीके से उनको भी मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ उस वक़्त में मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह जो रोल अदा किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों को एक्टिव किया, अपनी पार्टी में जो उन्होंने रोल अदा किया और सबको इकट्ठा रखा और वो लेके चली, वो काबिल तारीफ़ है। तो इसमें कोई शक नहीं है, 1-1 2-11 होते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वर्किंग अपनी जगह पर है, मियाँ हमजा शहबाज साहब की अपनी जगह पर है, और मरियम नवाज साहबा ने जो पिछले 4 सालों में काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे, तो फिर हमारा वोटर जो है एक चार्ज हो जाता है और अरूज पर चला जाएगा, हमारी सियासत अरूज पर। अच्छा, इस हवाले से एक मैं अभी इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछ के फिर मैं आगे चलूँगा। वो ये कि ये जो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बड़ी नैरेटिव सा सेटल हो रहा है कि जी अगला इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर लड़ेंगे। क्या इसमें कितने, और हमने देखा है कि जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है पंजाब में, इस जगह पर ऑलरेडी जरदारी साहब ने सब जगह पे हमजा शहबाज शरीफ साहब की हमायत का ऐलान किया है। तो क्या पीपल्स पार्टी ही मिल के लड़ेंगे इलेक्शन? ये देखें जी, आपकी बात अपनी जगह पर। मैं समझता हूँ पीपल पार्टी का अपना नैरेटिव है, मुस्लिम लीग नून का अपना नैरेटिव है। हमने अपनी अपनी जमातों को ही लेके चलना है, लीड करना है। तो देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी जिस तरीके से आप ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में सपोर्ट कर रही है, आपको भी पता है, मैं समझता हूँ 22 करोड़ आवाम को पता है, जिस जगह पर पीपल पार्टी की पोजीशन मजबूत है वहाँ तो पीपल पार्टी बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी। और जहाँ वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह जहाँ
ہو سکا وہ دیکھیں گے، ابھی وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے، لیکن دونوں پارٹیوں کا مختلف نیریٹو ہے، سپریٹ نیریٹو ہے، وہ اپنی اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آپ سے ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا، مجھ سے کافی سارے لوگوں نے، دوستوں نے پوچھا آپ کے حوالے سے کہ آپ اتنے لائل ٹو دا پارٹی رہے، سارا کچھ رہے، تو آپ کابینہ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ بات بڑی مزیدار، دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کا کابینہ کا حصہ بننا چاہیے آپ کی بڑی مزیدار ہے، تو بڑی زبردست بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے فائدے کی بات کی ہے، یہ 22 کروڑ عوام تک بھی پہنچے گی اور باہر کے لوگوں تک بھی پہنچے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے قائد دین کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت لائل ہوں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے بزنس ہیں، میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں، تو میرے فیملی بھی باہر ہوتی ہے، تو میں اس لیے کابینہ کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی لالچ کے بغیر پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب لالچ کے بغیر بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی عزت، اہمیت اور طاقت ایک اپنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے، کابینہ کا حصہ اس بندے کو بننا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں میاں شہباز شریف کے ساتھ خاص طور پر 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے ٹائم دے سکے۔ اچھا، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب اسی طریقے سے کام خود کرتے بھی ہیں اور دوسروں سے کرواتے بھی ہیں اور ان کا بیک اپ بھی لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری کچھ تو ہیلتھ، صحت بھی اجازت نہیں دیتی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں کابینہ کا حصہ خود بھی نہیں بننا چاہ رہا تھا، اور انشاءاللہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ جس طرح لائل ہوں کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال اس لیے میں نے کیا کہ ہمارے ہاں جو ایک نارمل ایک تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حکومت بنانے سے پہلے اکثر کوئی اور طرح کے لوگ قریب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ پارٹی کے گرد اور طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک غلط افواہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہی مسلم لیگ نون میں جو اپوزیشن میں تھے وہی مسلم لیگ نون میں آج لوگ ہیں، وہی کل تھے، کوئی نئے لوگ نہیں آئے نہ۔ تو اگر آپ کو وزارت کی آفر کی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں سر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے نمبر پر کہا ہے کہ میری صحت اجازت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، میں اتنی ٹریول نہیں کر سکتا کہ پورے پاکستان میں ایسے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر جب آپ کے اوپر ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو امانتداری سے اور پھر اس طریقے سے نبھانی چاہیے جس طریقے سے حق ہوتا ہے۔ یہ ایک وزارت لے کے میں سمجھتا ہوں میرے اوپر 22 کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ جواب دہ بھی ہو جاتا ہوں کہ ایک میرے اوپر 22 کروڑ عوام کی یعنی سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹی عائد ہو جاتی ہے کہ میں جس چیز کی مجھے وزارت دی گئی ہے میں لوگوں کو وہ انصاف ان کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ تو اس لیے میرے بزنس بھی باہر ہے، میں نے ہر روز کبھی بھاگ کر لندن ہوتا ہوں، کبھی دبئی میں ہوتا ہوں، تو اس لیے میں معذرت کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب ایک دو اور میرے پاس اہم سوال آئے ہوئے تھے اور میں خود بھی اس پہ ڈسکشن کر رہا تھا۔ ایک چیز جو اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں جی کہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا، آتے ہی مسلم لیگ نواز نے اس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ووٹ کا حق جو کہ پی ٹی آئی نے دیا تھا وہ چھین لیا ہے، اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پر یہ بات کہوں گا جی، جس طرح پی ٹی آئی نے وہ ایک سسٹم، کوئی کام کرنے کے لیے پہلے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، سسٹم ہونا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی نے جس طرح انہوں نے کہا جی مشین سے اس دفعہ ووٹ کاسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ مشین سے اس طرح ووٹ کاسٹ کرنا اسی طریقے سے تھا کہ جس طرف مرضی لے جائیں آپ گورنمنٹ کو۔ میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا ایک 22 کروڑ عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی سسٹم بنایا نہیں ہے، ان کو پہلے سسٹم بنانا چاہیے کس طریقے سے ووٹ ڈالیں گے۔ اگر میں سب سے پہلے گلف کی بات کروں، گلف میں جو ہے آپ 97-95% لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، ان پڑھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے بہن بھائیوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ان کو چھٹی بھی نہیں ملے گی ووٹ کاسٹ کیسے کرنا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ووٹ کس طریقے سے کاسٹ ہوگا۔ پہلے سسٹم بنانا چاہیے تھا۔ اس طریقے یورپ کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے سسٹم بنانا چاہیے کس طریقے سے ووٹ کاسٹ ہوگا، کتنے دنوں میں ووٹ کاسٹ ہوگا، پہلے یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد ووٹ کا حق دیا جاتا۔
इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी इन चीज़ों से ना घबराएं। एक तो उनके जो रोशन डिजिटल अकाउंट थे, बिल्कुल, मेरा अगला सवाल उसी हवाले से था, वो मैं बात बता देता हूँ कि जी उनको ये मैसेज बंद डराया नहीं जा होंगे। रहा है कि जी कि नहीं। शायद फॉरेन करेंसी अकाउंट बंद हो जाएंगे, रोशन डिजिटल अकाउंट में जितना लोगों ने पैसा रखा हुआ है ये शायद हुकूमत जो है वो सीज कर देगी। इस हवाले से जो पाकिस्तानियों का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर आप क्या कहते सर, हैं? वो बिल्कुल ना तो वो सील होंगे, वो अकाउंट चलते रहेंगे, लोगों की अमानत है, लोगों को अमानत मिलेगी, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पहले हम सिस्टम बनाएंगे, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक सिस्टम बनाएगी जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन पहले सिस्टम बनाना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर हम तो इस हक में हैं कि अगर एक गल्फ़ को कौमी असम्बली में सीट दी जाए एज ए MNA, और एक यूरोपीय यूनियन पूरे यूरोप में एक सीट दी जाए MNA की, और एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सीट दी जाए, कम से कम ओवरसीज के लोगों के लिए ये नुमाइंदगी कौमी असम्बली में होनी चाहिए। आप और चाहते हैं उसके कि बाद डायरेक्ट कन्वेंशन असम्बली इंतखाब में भी होनी चाहिए। ये special जैसे सीटें रखनी चाहिए। जैसे आज़ाद कश्मीर के जो रुकन कानून साज असम्बली है उसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि इंग्लैंड से डायरेक्ट मेंबर MLA सिलेक्ट होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली। तो हम तो इस हक में हैं, और वो लोग मेंबर मुंतखब होके जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जंग असम्बली में बैठ के लड़ सकते हैं, वो बाहर बंदा बैठ के नहीं लड़ सकता। तो इंशाल्लाह हम वोट का हक भी दिलाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो बहुत जल्द वक्त आएगा कि हम नुमाइंदगी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को देंगे। एक मुश्किल सवाल, आपकी मर्जी हो जवाब दें, आपकी मर्जी हो ना दें, क्योंकि आप भी बाजवा साहब हैं और एक बाजवा साहब नवंबर में उनकी जाने की बारी भी है। आप क्या समझते हैं, क्या नवंबर से की जो अपॉइंटमेंट है बाजवा साहब आगे मजीद जाएंगे या कोई तब्दीली आएगी? नहीं, मैं समझता हूँ जी, ये बात जो है आपने वाकई बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया है। मैं आपकी एक ऐसा सवाल है जिसकी आपकी मर्जी हो जवाब दें। मैं समझता हूँ कि बाजवे जिस जगह पर हैं वो बड़े मजबूत और पावरफुल हैं। बाजवे जहाँ जहाँ भी हैं, ठीक है, तो दो ही बाजवे हैं, एक उस सीट पर बैठे हुए हैं और दूसरा मेंबर कौमी असम्बली मैं बाजवा हूँ, और दो ही हम आम सीटों पे हैं। और बाजवे हमारे, आपकी कोई रिश्तेदारी भी है उनसे? नहीं जी, देखिए अच्छा। मेरी कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं, एक बरादरी है। बरादरी, ठीक हो, बरादरी है। क्योंकि मैं ये देखने वाले नाजरीन को अंदर कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है, तो ये अच्छा है कि पता हो कि कोई रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि सिर्फ कोई रिश्तेदारी नहीं है, बरादरी है, इसमें ठीक कोई शक नहीं है। तो मेरी उनसे लास्ट टाइम भी बाजा साहब से मुलाकात हुई थी और काफ़ी गपशप भी हुई थी। मैंने अपने इलाके के लिए उनसे कैडेट कॉलेज भी मंजूर करवाया था। अच्छा। और इंशाल्लाह मेरे इलाके में कैडेट कॉलेज भी बनेगा। तो बात जहाँ तक ये बात की कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मेरा ख्याल कि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और उनको टाइम भी बहुत मिला है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल के मुताबिक आगे आने वाले जो दूसरे नए लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बाजवा साहब खुद ही इस हक में हैं कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक हो गया। एक और सवाल जाते जाते आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगा, वो ये कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह के मुआशी बहरान से गुजर रही, आवाम के ऊपर एकदम पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से इतनी महंगाई का बोझ डाल दी गया, क्या आप समझते हैं कि सारा जो महंगाई का बोझ आवाम पे डाला गया उसके बाद भी मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट मिलेगा? देखिए जी, अवाम, मैं समझता हूँ कि जो हम लोग बैठे हुए हैं हम उनसे ज़्यादा तेज़ है। आज हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो शाम को ना 200-300 का पैकेज लगता है, तो बाबे मोबाइल पर उंगलियां मार रहे होते हैं। उनको पता है कि महंगाई किसने की है, तो आगे वोट किसको देना है। उनको भी पता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको भी पता है। वो उन्होंने अपने किसी बेटे से या पोतरे से वो लगवाया होता है, वॉइस मैसेज करते हैं, फलानी चीज़ आ जाए तो फलां चीज़ मोबाइल पर खुल जाती है। तो मैं ये इस तरीके से इसको देख रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है। जो महंगाई हुई है ये इमरान खान के दौर में हुई थी। ये डीज़ल और पेट्रोल हमें मार्च में बढ़ना चाहिए था, जो आगरा को समरी आई हुई थी, लेकिन इमरान खान ने बढ़ाने के लिए बजाय 10 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम कर दी थी। तो ये फिर हमारा अदम-ए-एतमाद का वोट आ गया। उसके बाद हमारा वज़ीर आज़म साहब बन गए, फिर हम कुछ कश्मकश में रहे। तो ये अल्टीमेटली सारा कुछ जो क्राइसिस पैदा हुआ है वो इमरान खान का किया हुआ है, PTI गवर्नमेंट का किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतरी की तरफ ही लेके जाएंगे, अपना वक्त भी पूरा करेंगे, और आने वाले हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की होगी, और वोट हमें इस तरह पड़ेंगे जिस तरह पढ़ने का हक होता है।
بہت شکریہ احسان الحق باجوہ صاحب آپ کا وقت دینے کا، اور بڑا آپ سے ہم نے کچھ تلخ سوال بھی کیے، آپ نے جواب دیا، بہت